हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ यूपी टेट की जो परीक्षा आप सभी की हुई थी 2018 में। 18/11/2018 अर्थात 18 नवंबर 2018 को ये पेपर हुआ था आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पेपर 1, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का, प्राथमिक स्तर का। तो उसमें जो सभी आपके सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के जो सभी 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है ताकि आपको आसानी से और बहुत अच्छे से स्लाइड के रूप में दिखाया जा सके और क्वेश्चन आपको प्रॉपरली विजिबल हो। क्योंकि पेपर जो है 2018 का लगभग आज के 8 साल पहले का ये पेपर है। तो उस समय का जो पेपर है ये काफी पुराना हो गया है, तो वो पेपर एकदम साफ स्पष्ट सारी क्वेश्चन आंसर दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने क्या किया है, कुछ पेपर में से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइप करके तब आपको एक स्लाइड के रूप में सारे क्वेश्चन को हमने 30 क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो मेरे पास जो पेपर है ये आपका यूपी टेट 18 नवंबर 2018 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के सभी 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग लाइव हल करेंगे। और साथ ही साथ जो आंसर की बताया था यूपी टेट आयोग ने 2018 में, उस ऑफिशियल आंसर की वाले ही आंसर को देखेंगे और उसका एक्सप्लेन यानी कि व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हो रहा है उसके लॉजिक और रीजन के साथ, यानी कि क्यों सही हो रहा है व्याख्यात्मक तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपका यूपी टेट 2018 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। दोस्तों, यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हमने क्वेश्चन को टाइप किया है ताकि जो भी विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी भाषा में तैयारी करते हैं यूपी टेट की, उनको अंग्रेजी में अपना पढ़ के समझ लेंगे, और जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी हमने टाइप किया है। तो बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों इसमें शामिल किया गया है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अर्थात कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बिना मतलब का। तो हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो यहाँ इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक संकार्य है एक कॉग्निटिव ऑपरेशन। क्यों सही होगा? क्योंकि कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतःदृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत यानी कि इनसाइट लर्निंग थियरी दिया था। उन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। जिस पे उन्होंने प्रयोग किया था उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और कोहलर यह मानते थे कि सीखना कोई यांत्रिक या आंख मूंद करके की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि अपने मनोवैज्ञानिक वो हैं थॉर्नडाइक, जैसे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक कहते हैं कि उनका प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसमें गलती करके सीखने को मानते हैं थॉर्नडाइक। लेकिन इसके बजाय कोहलर यह मानते थे कि सीखना कोई यांत्रिक या आंख मूंद करके की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संज्ञानात्मक संकार्य है यानी कॉग्निटिव ऑपरेशन है। इसमें प्राणी अपनी बुद्धि, समझ और संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करके पूरी स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या का समाधान अचानक यानी कि सूझबूझ के द्वारा निकालता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य। और यही आपका यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर की में भी सही माना गया है। आगे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? फ्रॉम वेयर शुड वन स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज? सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जवाब जरूर दीजिए टाइप करके। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अक्षरों व शब्दों के मध्य से साहचर्य थ्रू एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। क्यों सही होगा? क्योंकि किसी भी नई भाषा को सीखने की शुरुआत उसकी सबसे छोटी इकाइयों से होती है। भाषा की मूल इकाई ध्वनियां और अक्षर होते हैं। जब कोई भी बच्चा नई भाषा को सीखता है तो सबसे पहले वह अक्षरों को पहचानता है और फिर
अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनाता है, जैसे कि क धन ल धन म बराबर कलम। तो एक एक शब्द को मिला करके बच्चा जो है एक पूरे शब्द वाक्य का निर्माण करता है। इसलिए अक्षरों और शब्दों के बीच साहचर्य यानी कि एसोसिएशन स्थापित करना भाषा अधिगम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद ही वाक्यों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों और शब्दों के मध्य से साहचर्य, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है या होते हैं। What type of student are included in an inclusive classroom? तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट। क्यों होगा? क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन यह है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा मिले। एक समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालक जैसे कि शारीरिक रूप से दिव्यांग, मानसिक रूप से मंद और प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधिता या अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठ करके एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी बात को मानता है समावेशी शिक्षा। इसका उद्देश्य है बच्चों में समानता की भावना विकसित करना और भेदभाव को समाप्त करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपका क्या सही जवाब होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष, कैलकुलेशन डिफेक्ट या डिसकैलकुलिया। क्यों सही होगा? क्योंकि गणितीय गणनाओं को समझने, संख्याओं को पहचानने और गणितीय संक्रियाओं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सबको करने में होने वाली कठिनाइयों को मनोविज्ञान की भाषा में डिसकैलकुलिया या गणना दोष कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष, डिसकैलकुलिया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन इज। 5 नंबर के प्रश्न का आंसर आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, सामान्य बच्चे और समाज विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव हो। उन्हें सहानुभूति की नहीं बल्कि समानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इमोशन। 6 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी यानी कि सेंसरी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए संवेग यानी कि इमोशन, इमोशन के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला होता है आपका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। क्या होता है? कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। दूसरा होता है आपका दैहिक या शारीरिक, दैहिक या शारीरिक अर्थात साइकोलॉजिकल या सोमैटिक। और तीसरा होता है आपका व्यवहारात्मक या बिहेवियरल। यानी कि संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? किसी भी स्थिति को समझना या विचार करना, जैसे कि किसी खतरे का एहसास होना, तो ये क्या है? संज्ञान है, संज्ञानात्मक है। दैहिक शारीरिक मतलब क्या होता है? जैसे कि शरीर के अंदर होने वाले बदलाव, जैसे कि
किसी डर से दिल की धड़कन तेज होना या पसीना आना। तो ये क्या है, दैहिक या शारीरिक है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी संज्ञान में आता है, संवेग में आता है। तीसरा व्यवहारात्मक, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंजिंग आता है। तो ये कैसे आता है, जो क्रिया हम करते हैं जैसे कि डर कर कहीं भाग जाना या चेहरे के भाव। तो संवेदी जो होते हैं उसमें से आपके संवेदी में क्या क्या आएगा, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां आएंगी, आंख, कान, नाक के द्वारा सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया, यह क्या है, यह सब जो है यह अपने आप में क्या है, संवेग का तत्व नहीं है, ये सब क्या है, सेंसरी है, संवेदी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी संवेदी सेंसरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 7वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इज। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। क्योंकि ये किसका क्रम है, इसमें आपने पढ़ा होगा ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम मनोवैज्ञानिक ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में, कब, 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसको कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी कही जाती है। उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र को यानी कॉग्निटिव डोमेन को सरल से कठिन के क्रम में 6 स्तरों में बांटा था। इसमें सबसे पहले आपका ज्ञान आता है। ज्ञान में क्या होता है, हम तथ्यों को याद करना सीखते हैं। दूसरा आता है आपका अवबोध। अवबोध में क्या होता है, कंप्रीहेंशन में, कि इसमें याद किए गए तथ्यों को समझना होता है। उसके बाद तीसरा आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या होता है, एप्लीकेशन में हम सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना सीखते हैं, उसी को अनुप्रयोग बोलते हैं। विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण एनालिसिस में हम जानकारियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके समझते हैं। और उसके बाद आपका संश्लेषण आता है। संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। संश्लेषण में हम विभिन्न प्रकार के हिस्सों को जोड़ करके एक नया रूप या निष्कर्ष बनाना सीखते हैं। और लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, अर्थात सबसे उच्च स्तर जहां प्राप्त ज्ञान की उपयोगिता और मूल्य का निर्णय लिया जाता है, वहां पे आपका होता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, जो कि 6वें चरण में आता है। ये तो टोटल 6 चरणों को ब्लूम टेक्सोनॉमी में बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इस वर्गीकरण को दिया था। ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक सही क्रम है। आगे 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। Which of the following is not a characteristics of a good teaching? 8 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी यानी कि ऑटोक्रेटिक। क्योंकि एक अच्छा शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। स्वेच्छाचारी यानी कि ऑटोक्रेटिक शिक्षण में शिक्षक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है, जहां केवल शिक्षक की चलती है और छात्रों को प्रश्न पूछने या अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। और अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होता है, सहानुभूतिपूर्ण और छात्रों को वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए स्वेच्छाचारी यानी कि ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। यही आपका इसमें नहीं पूछा गया, कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। 9 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स अपना जवाब जरूर दीजिए। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम जो है ये अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1964 ईस्वी में, कब, 1964 ईस्वी में विक्टर एच ब्रूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तभी प्रेरित होता है
जब उसे यह प्रत्याशा यानी कि यह एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके प्रयास से अच्छा परिणाम मिलेगा और उस परिणाम का उसके लिए कोई वैल्यू होगा, कोई मूल्य होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर ब्रूम। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट 2018 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल में कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड टू विच फैमिली? 10 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि यह जो व्यवस्था है इसमें डेविड आसुबेल, क्या नाम था वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का? डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसको सूचना प्रक्रियाकरण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग परिवार से संबंधित है। ये आपका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है और यह मॉडल इस बात पर केंद्रित है कि छात्र बाहर से मिलने वाली सूचनाओं को अपने दिमाग में कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं और पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके कैसे नए संप्रत्यय यानी कि नए कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करेक्ट हो जाएगा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। आगे 11वां प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? विच इज यूजफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्किल्स? 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। स्किल ट्रांसफर इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन और ऑब्जेक्टिव। दोस्तों किसी भी कौशल यानी कि स्किल्स को सीखना और उसे दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना, ट्रांसफर ऑफ स्किल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या गति होती है, यानी कि डायनेमिक प्रोसेस या एक जर्नी होती है और यह अपने आप में कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है कि बस एक बार सीख लिया और काम खत्म। नहीं, यह एक विकासशील प्रक्रिया है जहां एक सीखा हुआ कौशल भविष्य में नए कौशल सीखने का आधार बनता है। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सिम ऑफ टीचिंग? तो यहां दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन से आगमन की ओर, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन। क्योंकि यहां शिक्षण सूत्र जो है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यानी कि वे नियम जो शिक्षण को आसान और मनोवैज्ञानिक बनाते हैं। इसमें प्रमुख सूत्र आता है जैसे आपका सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त यानी कि दृश्य से अदृश्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और आगमन से निगमन की ओर। यानी पहले उदाहरण देना और फिर नियम बताना। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में निगमन से आगमन की ओर लिखा है, जो कि प्राथमिक स्तर पर मानक शिक्षण सूत्र का बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, निगमन से आगमन की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। क्यों सही होगा? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की एक तकनीक होती है। इसको मनोवैज्ञानिक DW Allen
द्वारा विकसित किया गया था और इसमें 36 मिनट में कितना, 36 मिनट में 6 चक्र पूरे करने होते हैं, 6 सर्कल को पूरा करना होता है। इसका सबसे पहला जो पद होता है उसमें आपको सबसे पहले आपको योजना बनाना होता है, यानी कि प्लानिंग करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आप प्लान करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप जो है उसको टीच करेंगे, यानी कि शिक्षण विधि बताएंगे। तीसरी प्लानिंग आपकी होगी, इसमें फीडबैक देना है, आपको फीडबैक देना है, यानी कि प्रतिपुष्टि देनी है। चौथा आपका जो प्लान होगा वो आपका रीप्लान होगा। क्या होगा? रीप्लान। पांचवा प्लान आपका होगा पुनः शिक्षण, यानी कि रीटीच। फिर छठवां आपका और अंतिम प्लान होगा पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि रीफीडबैक। तो ये 36 मिनट में 6 चक्र पूरा करना होता है सूक्ष्म शिक्षण में, यानी कि माइक्रो टीचिंग में। तो ये जो विधि है ये DW एलन ने 36 मिनट के 6 चक्र को पूरा करने का एक पूरा प्रोसेस दिया था। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पे आपका पहला होता है आपका योजना बनाना, यानी कि प्लान करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। 14 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण, यानी कि एक्सप्लोरेशन। यहां देखिए शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है आपका अवबोध स्तर और तीसरा होता है आपका चिंतन स्तर। तो यहां पे अगर शिक्षण के टोटल 5 चरण होते हैं, 5 सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है अन्वेषण करना, यानी कि एक तरीके से एक्सप्लोरेशन करना, पहला ये होगा। दूसरे पे आता है आपका पहला, सबसे पहले आपका आएगा ये एक्सप्लोरेशन। दूसरे पे आपका आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। तीसरे पर आपका आएगा आत्मीकरण या परिपाक, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। चौथे पर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यवस्था। और 5वें नंबर पे आता है आपका वाचन, यानी कि आपका रेसिटेशन। तो यहाँ पे अन्वेषण जो है, एक्सप्लोरेशन, ये आपका क्या हो जाएगा? अवबोध का स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशनल रिफॉर्म विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन। तो ये कब होगा? पहला दे रहा है कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों होना चाहिए। देखिए विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों और संसाधनों को उच्च स्तर, यानी कि केंद्र और राज्य से हटाकर स्थानीय स्तर, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक और स्कूल तक पहुंचाना। जैसे कि सबसे पहले बीआरसी खंड और सीआरसी, यानी कि संकुल केंद्रों की भागीदारी बढ़ने से स्थानीय स्तर पर निगरानी और मदद मिलती है। उसके बाद स्थानीय संदर्भ व्यक्ति, यानी कि लोकल रिसोर्स पर्सन के होने से वहां स्थानीय समस्याओं का हल निकलता है। उसके बाद अध्यापकों के पास टीएलएम संसाधन होने से वे अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया,
निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ए स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड हिज नेम थ्रू विच सेंसेशन विल ही द स्टूडेंट एक्सप्रेस हिज रेस्पॉन्स। तो यहां 16 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संवेदना, ऑडिटोरी सेंसेशन। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाले प्राथमिक अनुभव को संवेदना कहते हैं। जब किसी ने छात्र का नाम लेकर बुलाया तो ध्वनि तरंगे उसके कानों यानी कि उसके श्रवण इंद्रियों तक पहुंची और इस उद्दीपक यानी कि इस स्टिमुलस को ग्रहण करने के बाद उसने जो प्रतिक्रिया दी वह क्या था? ध्वनि संवेदना, यानी कि ऑडिटरी सेंसेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है यूपी टेट की परीक्षा में। 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 वर्ष, फ्रॉम 2 to 7 ईयर। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, हर बार पेपर में आया है। पहला है इनका, सबसे पहले आपका पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी उम्र होती है बच्चों की 0 से 2 वर्ष। दूसरा इनका अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र बच्चों की होती है उसमें 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चों की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथा और आखिरी स्टेज बताया है जीन पियाजे ने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चों की उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। तो यहां आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही प्राक संक्रियात्मक भी बोलते हैं, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों को, इसमें क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है और उसमें जीववाद यानी कि एनिमिज्म और अहम केंद्रीयता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म पाई जाती है। यानी कि 2 से 7 साल के बच्चे केवल अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। Which of the following is not a characteristic of the intellectual development in later childhood? यहाँ 18 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ यानी कि फॉरसाइट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। क्यों? क्योंकि बाद की बाल्यावस्था का मतलब होता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसका उम्र होता है 6 से 12 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और इस उम्र में बच्चे की तार्किक शक्ति बढ़ती है, विज्ञान की कथाओं में बच्चा रुचि लेता है और काल्पनिक डरों जैसे कि भूत प्रेत आदि का उसके अंदर अंत हो जाता है। लेकिन भविष्य की योजना जैसे कि कैरियर क्या बनाना है, जीवन में क्या करना है, इसकी सूझबूझ जो है वो किशोरावस्था की विशेषता में होती है, न कि बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? विच ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज डेवलपमेंट? 19 नंबर के इस प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। क्योंकि नॉम चॉम्स्की एक प्रसिद्ध भाषा मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
उन्होंने भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में उन्होंने कहा कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो बच्चे पैदा होते हैं भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ। ये मानना था नॉम चॉम्स्की का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी नॉम चॉम्स्की करेक्ट हो जाएंगे। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अंडर विच टाइटल एंड थॉर्नडाइक प्रूव हिज थियरी। 20 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। उन्होंने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम यानी कि सीखना अचानक नहीं होता है बल्कि अनेक प्रयासों और गलतियों के बाद क्रमिक रूप से होता है। इसी कारण उनके सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जैसे कि एसआर थ्योरी भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 21, 21वां प्रश्न है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गैंग एज इज एसोसिएटेड विथ विच एज ग्रुप एंड डिलेड डेवलपमेंट। 21 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण यानी कि 8 to 10 ईयर एंड सोशलाइजेशन। क्योंकि गिरोह अवस्था यानी कि गैंग एज ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है जो आमतौर पर 8 से 10 वर्ष या 12 वर्ष तक चलती है। इस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों का समूह यानी कि एक गिरोह या गैंग बना लेते हैं और अपने माता पिता से ज्यादा अपने दोस्तों यानी अपने समूह के बच्चों के नियमों को महत्व देते हैं और यह समूह निर्माण बच्चे के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो 8 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को एक बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि उसी समय बच्चा जो है वो एक ऐसे गैंग एज में पहुंचता है जहां पे किस तरीके से उसका समाजीकरण होगा उसी उसके ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि पियाजे के अनुसार विकास का जो क्रम है सबसे पहले आपका संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का होता है, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों का होता है और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक होता है, 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों का होता है। तो इसमें जो तृतीय अवस्था है थर्ड स्टेज जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं जिन्हें वह देख करके, छू करके, स्पर्श करके उस चीज को समझता है, उसके बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो इससे जो है उस बच्चे में क्या आता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, यानी कि वो चीजों को तार्किक रूप से सोचना और इस पर डिस्कस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? Which of the following is not included in the psychological factors contributing to learning? 23 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ कंटेंट। क्यों सही होगा? क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारक वे होते हैं जो विद्यार्थी के आंतरिक मन या व्यवहार से जुड़े होते हैं, जैसे कि विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा, उसकी प्रेरणा, उसका इंटरेस्ट। लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप है, जैसे कि
कि किताब कैसी है, उसका पाठ्यक्रम कैसा है, सिलेबस कैसा है, यह क्या है, एक बाहरी या वातावरणीय शिक्षण कारक है। तो यह कोई मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे विषय वस्तु का स्वरूप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। आगे 24वां प्रश्न है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यू? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार, यानी कि एल्ट्रुइज्म, यानी कि हेल्पिंग बिहेवियर। क्योंकि सामाजिक मूल्य वे नियम या आदर्श होते हैं जो समाज को एकजुट रखने और लोगों की भलाई के लिए बने होते हैं। दूसरों की मदद करना, त्याग करना, परोपकार या सहायता परक व्यवहार एक उच्च कोटि का सामाजिक मूल्य है, जबकि प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता यह क्या है, एक व्यक्तिगत या जन्मजात जैविक विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सहायता परक व्यवहार जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंड एनालिसिस आर एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? 25 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वतः शोध, यानी कि ह्यूरिस्टिक्स। देखिए, पश्च अन्वेषण यानी कि वर्किंग बैकवर्ड और साधन साक्ष्य विश्लेषण यानी कि मीन्स एंड एनालिसिस समस्या समाधान की स्वतः शोध या ह्यूरिस्टिक विधियां होती हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं खोजता हूं। इसमें व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए अनुमानों, शॉर्टकट या अपने पिछले अनुभवों का उपयोग करता है, जैसे कि लक्ष्य से पीछे की ओर सोचना। यह एल्गोरिदम जिसमें कि रटे रटाए स्टेप्स होते हैं, इससे क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे स्वतः शोध आपका ह्यूरिस्टिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 26वां प्रश्न पूछा गया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट द अमाउंट, स्पीड एंड लिमिट्स ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग वाया प्रैक्टिस ऑन ए ग्राफ, हु सेड दिस? 26 नंबर के इस प्रश्न में आपका ये दोस्तों, ये प्रश्न को आप स्टार लगाइएगा, क्योंकि इसी प्रश्न में 1 नंबर जो है वो सभी बच्चों को कॉमन अंक के रूप में दिया गया, कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि इसका आंसर जो है वो यूपी टेट ने इसका आंसर गलत बताया था, रॉन्ग आंसर था, इसमें रॉन्ग आंसर। मैं चलिए आपको बताता हूं इसका व्याख्या क्या होगा। देखिए, यूपी टेट 2018 की जो लास्ट उत्तर कुंजी जारी की गई थी, इसमें रिवाइज आंसर की में इस प्रश्न के लिए सभी उम्मीदवारों को 1 कॉमन अंक के रूप में दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो है स्किनर, रॉस, एबिंगहास और एमएल बिग्गी, इसमें कथन की जो सटीक शब्दावली किसी एक मनोवैज्ञानिक के साथ पूरी तरीके से मेल नहीं खाती है। यह परिभाषा मूल रूप से गेट्स, यानी गेट्स तो इसमें है ही नहीं, गेट्स मूल रूप से यह इसमें जो है परिभाषा गेट्स और अन्य के विचारों के साथ मिलती जुलती है, और सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गेट्स इन विकल्पों में है ही नहीं। चारों विकल्पों में गेट्स का नाम नहीं दिया गया था, तो इसलिए एबिंगहास ने भूलने और सीखने के वक्र पर काम किया था। तो जिन बच्चों ने एबिंगहास पे ट्रिक मारा था उनको भी 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में मिला था, लेकिन अगर देखा जाएगा तो यह कोटेशन सीधे उनका नहीं है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए सभी बच्चों को 1 अंक कॉमन अंक के रूप में दिया था। यह जो विचार है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा था? ये गेट्स ने कहा था, मनोवैज्ञानिक गेट्स ने कहा था, और गेट्स का नाम इसमें है ही नहीं। तो एबिंगहास को भी जिसने ट्रिक मारा था उनको भी, यानी कि सबको 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में इसमें दिया गया था। नेक्स्ट आगे 27वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग? तो यहां आपका 27 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए थे। कितने नियम? 8 रूल दिए थे सीखने के, लर्निंग के।
जिसमें सबसे पहला नियम था आपका, मुख्य रूप से उनके 3 नियम जो है वो सबसे प्रमुख थे उसमें। तो पहला नियम था आपका उसमें तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा था अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। बाकी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के 5 सेकेंडरी नियमों में से एक है, प्राथमिक नियम में नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक पूछ रहा था, तो प्राथमिक में आपका ऑप्शन नंबर ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा गया था नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया था, तो नहीं में जो है आपका ये नहीं आएगा। ये किसमें था? ये आपका सेकेंडरी रूल में था, यानी कि सेकेंडरी में था, प्राइमरी में नहीं था। प्राइमरी पूछ रहा था, ये प्राइमरी में आपका ये है, ये है, ये है, लेकिन ये है जो आपका सेकेंडरी में है। आगे 28वां प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी एम्फसाइज द कंडीशनिंग ऑफ व्हाट? तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार, बिहेवियर। क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है क्लासिकल थ्योरी दिया गया था पावलाव के द्वारा, मनोवैज्ञानिक पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव, इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलाव। इन्होंने, पावलाव ने कुत्ते की लार वाला अपना प्रयोग किया था। पावलाव क्या थे? पावलाव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब कि घंटी के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार टपकना, इसको जोड़कर प्राणी के बाहरी व्यवहार को अनुकूलित यानी कि कंडीशन किया जा सकता है। यह चिंतन या तर्क जैसे आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर बल नहीं देता है। ये किस पर देता है? व्यवहार पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम होता है आपका नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये किसका दिया गया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर। मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? नैमित्तिक का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसमें कि नैमित्तिक का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जैसे कि स्किनर के चूहे वाले प्रयोग में चूहे द्वारा लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का एक निमित्त यानी कि साधन, इंस्ट्रूमेंट था। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। आगे 30वां और आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristics of learning? 30 नंबर के इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहां आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग, प्राणी के मस्तिष्क के अंदर होने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है। हम सीधे तौर पर अधिगम को यानी कि सीखने को अपनी आंखों से देख जैसे कि प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते हैं। हम केवल प्राणी के व्यवहार में आए बदलावों को देख करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसने कुछ नया चीज सीख लिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2018 में हुई थी। 18 नवंबर 2018 को ये पेपर हुआ था आपका, प्राइमरी लेवल का पेपर, फर्स्ट प्राथमिक का। उसमें सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के सभी ऑफिशियल 30 क्वेश्चन को उसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से व्याख्यात्मक तरीके से हमने हल करते हुए आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व किया है। क्योंकि यूपी टेट का पेपर बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए और तैयारी करने के लिए दोस्तों। और खास करके यूपी टेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट का जो 2017 वाला पेपर है वही सेम पेपर आपका 2022 में रिपीट हुआ है।
आप चाहिए तो एक बार इसको मिला करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 2000 यूपी टेट 2017 का जो पेपर हुआ था वही सेम पेपर आपका 2022 में रिपीट हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों तैयारी करने के लिए। तो आप जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को जरूर देखिए। मेरे इस चैनल पे आपको 2011 से लेकर के 2022 तक के सारे यूपी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हमने सॉल्व पेपर करके ऑलरेडी करा रखे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक करिए और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।